Good morning, students. Today we will read Reconstruction, जो कि हमारे हिस्ट्री के लेसन नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर से लिया गया है. Hitler assigned the responsibility of economic recovery to the economics Helmut Schmidt, who aimed at full production and full employment through a state-funded work creation program. अब हिटलर ने क्या किया? हिटलर ने असाइन कर दिया, यानी कि देना, असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी. अब क्योंकि हिटलर से पहले जर्मन जो कंट्री था वो बहुत ज़्यादा क्या हो गया था, डिप्रेशन का शिकार हो गया, यानी कि बहुत ज़्यादा मंदी का शिकार हो गया था. तो इसलिए उसने क्या किया, वहाँ पे असाइन कर दी ड्यूटी कि भाई देश का आर्थिक उद्धार तो करना है ना. तो उसके लिए उसने एक फेमस इकोनॉमिक्स थे, हार्मर शेर, ये थोड़ा सा जर्मन नेम है, इसकी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है, ठीक है. हार्मर शेर हु एम्ड एट फुल प्रोडक्शन, जिसका मेन लक्ष्य क्या था कि पूरा उत्पादन करना, एंड फुल एम्प्लॉयमेंट, और पूर्ण रोजगार देना, थ्रू ए स्टेट फंडेड इकोनॉमिक वर्क क्रिएशन प्रोग्राम, और स्टेट के द्वारा पैसे लगाने, यानी कि लोगों का देश के अंदर क्या करना, पूरा का पूरा प्रोडक्शन बढ़ाना और लोगों को रोजगार दिलाना. ये प्रोग्राम लॉन्च कर दिया इस इकोनॉमिक्स ने. इस इकोनॉमिक्स को किसने दी ड्यूटी, किसने दी है रिस्पॉन्सिबिलिटी? हिटलर ने. दिस प्रोजेक्ट प्रोड्यूस द फेमस जर्मन सुपर हाईवेज एंड द पीपल्स कार एंड द वोक्सवैगन. द फोक्सवैगन वी नहीं काउंट किया जाता, वो प्रोनाउंस किया जाता है, इसको फोक्सवैगन बोलते हैं. दिस प्रोजेक्ट, और इसी प्रोजेक्ट में फेमस जर्मन सुपर हाईवे, जर्मन की जो सुपर हाईवे है, यानी कि हाईवे पे चलने वाली काफ़ी जो सुपर गाड़ी है, जो जिसका नाम आप भी जानते हैं, जो लोगों की कार है, फोक्सवैगन. उसी टाइम पे जब हिटलर आया था ना, फोक्सवैगन कंपनी का क्रिएशन भी तभी हुआ था, ठीक है. तो ये काम तो बड़ा ज़बरदस्त किया था. आज ही फोक्सवैगन का जो ब्रांड है ना, ऑल ओवर वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा वो है, फेमस है ना. जर्मन की लग्जरी गाड़ियां हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है ऑल ओवर द वर्ल्ड. लग्जरी गाड़ियों में आती है ये. इन फॉरेन पॉलिसी ऑल्सो हिटलर एक्वायर्ड क्विक सक्सेसेस, और वहीं विदेश नीति में भी हिटलर को है ना तुरंत सफलताएं मिलने लगी. ही पुल्ड आउट ऑफ द लीग ऑफ नेशन इन 1933. जो लीग ऑफ नेशन बनाई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद. लीग ऑफ नेशन का मतलब क्या था, राष्ट्रों की एक पंचायत बनाई थी सभी देशों ने मिलके. तो ऐसा एक संगठन था, जैसे अब उसका नाम बदल के यूएन है ना, यूनाइटेड नेशंस. तो उस टाइम पे लीग ऑफ नेशन थी. तो 1933 में हिटलर ने तुरंत क्या कर लिया, उससे पुल्ड आउट हो गया, यानी कि उससे निकल गया कि लीग ऑफ नेशन में हम नहीं रहेंगे. एंड रीऑक्यूपाइड द राइनलैंड इन 1936, और जो राइनलैंड उसका जो बाकी देशों को दे दिया गया था ना, यूरोपियन देशों को, तो उसने दोबारा से ऑक्यूपाई कर लिया, दोबारा से इसको अपने कब्जे में ले लिया. एंड इंटीग्रेटेड ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी इन 1938, और फिर 1938 में उसने ऑस्ट्रिया और जर्मनी का जो एरिया था, ऑस्ट्रिया और जर्मनी को भी क्या कर दिया, इंटीग्रेट, यानी कि एक कर दिया, मिला लिया उसको अपने देश के अंदर, अंडर द स्लोगन. और कौन सा स्लोगन दिया उसने, कौन सा नारा दिया लोगों को? वन पीपल वन एम्पायर एंड वन लीडर, यानी कि एक लोग, एक साम्राज्य और एक ही राजा. He then went to a West German speaking Sudetenland from Czechoslovakia, और फिर उसके बाद वो गया कहाँ पे, वेस्ट जर्मन, यानी कि वेस्ट जर्मन स्पीकिंग पीपल थे, जहाँ पे सुडेटलैंड है, जो कि कहाँ से, चेकोस्लोवाकिया, जो आज का कंट्री है. तो उस टाइम पे उस एरिया को उसने कब्जे में लिया. एंड गोबल्ड अप द एंटायर कंट्री, और पूरे देश को अपने देश के अंदर वो कर लिया, उसने शामिल कर लिया. गोबल्ड अप का मतलब उसको खा गया वो, चेकोस्लोवाकिया, जो आज का एक कंट्री है, आज फिलहाल तो है ना एक कंट्री है यूरोप में, तो उसको भी उसने अपने देश के अंदर शामिल कर लिया. ऑस्ट्रिया को कर लिया, चेकोस्लोवाकिया को कर लिया, जो आज अलग अलग कंट्री है जर्मनी से, है ना. एंड इन ऑल ऑफ दिस ही हैड द unspoken support of England, which had considered the Versailles verdict too harsh. और इन सब कामों में हिटलर ये काम करता जा रहा था, यानी कि जर्मन कंट्री ये काम करता जा रहा था. उसके इन कामों को देख के
जो ब्रिटिशर्स थे, यानी कि ब्रिटेन ही पावरफुल था उस टाइम पे, तो 1938 की बात हो रही है, तो ब्रिटेन सुपर पावर था उस टाइम पे, सब पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर देश था। तो वो अनस्पोकन था, वो बोल नहीं रहा था। हिटलर जो जो कर रहा था ना, वो कुछ नहीं बोल रहा था। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन का यह मानना था कि उनके साथ जो वर्साय की ट्रीटी हुई है ना, वर्साय की ट्रीटी हुई है, तो उसमें उनको थोड़ा सा ना ज़्यादा नुकसान हुआ था, यानी कि वो हमने बुरा किया था जर्मनी के साथ उस टाइम पे वर्साय की ट्रीटी में, तो इसलिए वो अनस्पोकन थे, इसलिए वो बोल नहीं रहे थे। और यही सबसे बड़ी गलती थी। अगर इंग्लैंड टाइम से बोल देता ना, हिटलर को कंट्रोल कर लेता, तो इतनी दिक्कत नहीं आनी थी। दिस क्विक सक्सेसेस एट होम एंड अब्रॉड सीम्स टू रिवर्स द डेस्टिनी ऑफ द कंट्री। और ऐसा लग रहा था कि जो उसकी तुरंत फटाफट जो उसकी सक्सेस होती जा रही थी, विजय होती जा रही थी देश में विदेश में, तो ऐसा लग रहा था ये क्या है, रिवर्स द डेस्टिनी ऑफ द कंट्री, यानी कि देश का जो भाग्य है वो दोबारा से क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है, उल्टा हो रहा है। ठीक है। हिटलर डिड नॉट स्टॉप हियर। अब हिटलर यहाँ पे भी नहीं रुका, यानी कि 2-3 देशों को उसने कब्जे में ले लिया, हिटलर अभी रुका नहीं। Sachs had advised Hitler against investing hugely in rearmament as the state still ran on deficit financing। और जो जर्मन इकोनॉमिक्स था, ये जो सैस, वो हिटलर को एडवाइस दे रहा था कि भाई अब है ना जो ये रीआर्मामेंट, यानी कि जो वेपन वगैरह बना रहे हैं, हथियार वगैरह बनवा रहे थे, क्योंकि मिलिट्री पावरफुल होगी तभी तो बाकी देशों को जीता जाएगा। तो वो हिटलर को बोला कि भाई इनके अंदर है ना इन्वेस्ट ना करो, इनके अंदर पैसे मत लगाओ आप, क्योंकि देश अभी भी बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, डेफिसिट में, यानी कि बहुत ज़्यादा घाटे में अभी भी। ठीक है, तो इसलिए हथियार बनाने छोड़ दो। कोशियस पीपल हाउएवर हैड नो प्लेस इन नाजी जर्मनी। और वही जर्मनी की जो नाजी पार्टी थी, यानी कि हिटलर की जो नाजी पार्टी थी, तो उसकी पार्टी में ऐसे कोशियस यानी कि ऐसे सावधान या समझदार लोगों की कोई ज़रूरत नहीं थी। वो तो एडवाइस दे रहा था कि आप ऐसा मत करो, हथियार मत बनाओ, देश के अंदर पहले ही बहुत घाटा चल रहा है, तो इन लोगों की सोचो। सैज हैड टू लीव। तो इस वजह से जो ये इकोनॉमिक्स था सैज, उसको वहाँ से जाना पड़ गया, यानी कि जर्मनी छोड़ना पड़ गया। हिटलर चूज वार एज द वे आउट ऑफ द अप्रोचिंग इकोनॉमिक क्राइसिस। जब भी देश के अंदर इकोनॉमिक्स क्राइसिस आता, तो हिटलर क्या करता, उस क्राइसिस को, यानी कि उस संकट को पूरा करने के लिए वो किसके ऊपर क्या करता, किसी अन्य देश के ऊपर हमला कर देता, उसको कब्जे में ले लेता, और उसके अंदर जो भी रिसोर्सेज थे जिस कंट्री को वो जीतता, वो सारे वो अपने कब्जे में ले लेता। ऐसे वो अपना घाटा पूरा करता था। रिसोर्सेज वर टू बी एक्यूमुलेटेड थ्रू एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी। और जो उसका क्षेत्र का जो एक्सपेंशन शुरू कर रखा था, फैलाव कर रखा था, तो उससे क्या हो रहा था, वो रिसोर्सेज को एक्यूमुलेट कर रहा था, इकट्ठे कर लेता था। इन सितंबर 1939 और फिर सितंबर 1939 को क्या किया, जर्मनी इन्वेडेड पोलैंड। जर्मनी ने पोलैंड के ऊपर अटैक कर दिया, और यहीं से शुरुआत हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। जर्मनी के द्वारा जब पोलैंड के ऊपर अटैक किया गया, हमला कर दिया। दिस स्टार्टेड ए वॉर विद फ्रांस एंड इंग्लैंड। और इसी घटना से है ना जर्मनी का वार स्टार्ट हो गया, किसके साथ, फ्रांस और इंग्लैंड के साथ। एंड इन सितंबर 1940, और फिर सितंबर 1940 तक आते आते ए ट्रिपार्टाइट पैक्ट वाज साइन बिटवीन जर्मनी, इटली एंड जापान। और फिर उन्होंने एक त्रिपैटिक जो पैक्ट था, यानी कि 3 देशों की मिलकर एक संधि साइन कर ली, जिसमें जर्मनी, जापान और इटली, ये एक तरफ थे, ये 3 कंट्री हो गए। यानी कि उन्होंने साइन कर लिया कि भाई कोई भी अगर हमारे ऊपर हमला करेगा तो हमने तीनों ने मिलके साथ देना पड़ेगा। ठीक है ना। जैसे नाटो बना रखा ना यूरोप वालों ने, आपने सुना होता, न्यूज़ में आता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसमें है कि 8-10 देश ऐसे हैं जिसमें ये ऑस्ट्रेलिया भी आता है, ये यूएसए भी आता है, यूके भी आता है, नीदरलैंड आता है, स्विट्जरलैंड आता है। अगर मान लो कोई भी देश अगर उनके ऊपर अटैक करता है, किसी भी देश के ऊपर उनमें से,
तो ऐसा माना जाएगा कि वो सारे के सारे देश एक तरफ हो जाएंगे और उन सारे देश उस देश के साथ हमला करेंगे। वो उनकी नाटो संगठन बना हुआ है। ऐसे ही अब अपना ये बना रहे, जैसे आप अभी तक न्यूज़ में भी सुनते होंगे, फ्रांस ये जो है, यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और इंडिया, ये साथ मिलके एक वो बना रहे हैं ना संगठन सा। वो इसीलिए बना रहे हैं कि भाई ये चाइना के खिलाफ खड़ा करने के लिए, ठीक है। तो ऐसा ही संगठन उसने उस टाइम पे बनाया हिटलर ने, ठीक है, जिसमें कौन कौन शामिल हो गए, जापान और इटली। स्ट्रेंथनिंग हिटलर्स क्लेम टू इंटरनेशनल पावर, और उसमें क्या हो गया कि इंटरनेशनली हिटलर की पावर है ना बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गया वो। पपेट रेजिम्स सपोर्टिव ऑफ नाजी जर्मनी वर इंस्टॉल्ड इन लार्ज पार्ट ऑफ द यूरोप, और वहाँ पे क्या किया, जो छोटे छोटे राज्य थे वहाँ पे राजाओं के राजा थे, वो क्या थे, वो पपेट थे, वो हिटलर के क्या थे, कठपुतली थे। जैसे हिटलर बोलता था ना उसके अकॉर्डिंग वो कर रहे थे। बाकी यूरोप के जो छोटे मोटे जो देश थे ना, छोटे छोटे राज्य थे, वो उसके अकॉर्डिंग कर रहे थे। एंड बाय द एंड ऑफ 1940s हिटलर वाज द पिनेकल ऑफ हिज पावर, और 1940 तक आते आते हिटलर क्या होगा, पावर में पिनेकल पे आ गया। पिनेकल मीन्स क्या, टॉप पे आ गया, यानी कि चोटी पे आ गया। देश का, पूरे वर्ल्ड का सबसे ताकतवर व्यक्ति या सबसे ताकतवर शासक बनकर उभर के आ गया हिटलर 1940 में, ठीक है। हिटलर नाउ मूव टू अचीव हिज लॉन्ग टर्म एम ऑफ कॉन्क्यूरिंग ईस्टर्न यूरोप। अब हिटलर ने क्या कर दिया, अब वो चल पड़ा किस तरफ, ईस्टर्न यूरोप की तरफ, यानी कि ईस्ट साइड में यूरोप में। और ईस्टर्न यूरोप में देखो ये मैप में दिखा रखा अपना, ये यहाँ पे ये जो टर्की है, कैस्पियन सी है ना, टर्की, कैस्पियन सी और पर्सिया, ये इराक है। और ऊपर है ना जो ये देखो इस्टोनिया, इंग्लैंड से इधर है, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रसिया, जो कि आज के टाइम में रसिया के नाम से जाना जाता है। उस टाइम पे यूनाइटेड सोवियत संघ था, ये सोवियत यूनियन था उस टाइम पे। इसके अंदर आज के टाइम में 10 कंट्रीज और हैं, वो भी थे। उस टाइम पे रूस काफ़ी पावरफुल था, अब तो रूस अकेला रह गया। पहले इसके अंदर बेलारूस भी था, यूक्रेन भी था, चेकोस्लोवाकिया, ये काफ़ी ईस्टर्न स्टेट थे, ईस्टर्न कंट्री थे यूरोप के, वो थे। तो अब ये ईस्टर्न यूरोप की तरफ चल पड़ा कौन, हिटलर, उसको जीतने के लिए। किस चीज़ के लिए, कि जीतना है मैंने उनको। एंड ही वांटेड टू इंश्योर फूड सप्लाईज एंड लिविंग स्पेस फॉर जर्मन, क्योंकि वो क्या चाहता था, उसका हिटलर का मेन मकसद यही था कि दूसरे देशों को जीतो और उनकी जो जगह है वो, और वहाँ के अंदर, वहाँ पे जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी रिसोर्सेज है, वो अपने लोगों को दो। एंड ही अटैक्ड द सोवियत यूनियन इन जून 1941, और फिर उसने जून 1941 को अटैक कर दिया सोवियत यूनियन के ऊपर। यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। हिटलर अब तक तो चल रहा था, अच्छे से चल रहा था, लेकिन उसने अटैक कर दिया किसके ऊपर, सोवियत यूनियन के ऊपर। अब तक सोवियत यूनियन यानी कि जो रसिया था उस टाइम का, वो अब तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंक्लूड नहीं हुआ था, वो अब तक इंक्लूड नहीं हुआ था। वॉर चल रहा था, फ्रांस और जो ये इंग्लैंड है ये लड़ रहे थे इनके खिलाफ। इन दिस हिस्टोरिक ब्लंडर हिटलर एक्सपोज द जर्मन वेस्टर्न फ्रंट टू ब्रिटिश एरियल बॉम्बिंग एंड द ईस्टर्न फ्रंट टू द पावरफुल सोवियत आर्मी। और यही उसका हिस्टोरिक ब्लंडर, जिसको कहते हैं इतिहास की सबसे बड़ी गलती। ब्लंडर होती है सबसे बड़ी गलती, मिस्टेक तो होती है छोटी मोटी गलती, और ब्लंडर होते बहुत बड़ी गलती। तो यही हिटलर का इतिहास का सबसे बड़ा ब्लंडर यानी कि सबसे बड़ी गलती थी कि उसने क्या किया, ईस्टर्न यूरोप की तरफ तो क्या कर लिया, ईस्टर्न में कौन है, रसिया, सोवियत यूनियन, उसके ऊपर अटैक कर दिया उधर से तो वो, और पीछे जो वेस्ट में क्या था, ये ब्रिटेन, बिल्कुल वेस्ट में है ना ब्रिटेन, तो नॉर्थ अटलांटिक में है, आइलैंड है वो, है ना। तो वेस्टर्न साइड से तो ब्रिटेन ऊपर से उनके ऊपर एयर बॉम्बिंग कर रहा है, यानी कि हवाई हमले कर रहा है। और वहाँ ईस्टर्न फ्रंट पे कौन कर रहा है, वहाँ पे सोवियत यूनियन, ठीक है, वहाँ पे रसिया कर रहा है। अब फंस गया, अब वो बीच में आ गया, पीछे से भी और आगे से भी उसकी आर्मी के ऊपर अटैक हो रहे हैं हिटलर के। एंड द सोवियत रेड आर्मी इन्फ्लिक्टेड ए क्रशिंग एंड ह्यूमिलेटिंग डिफीट ऑन जर्मनी एट स्टालिनग्राद।
और यहाँ पे क्या हुआ देखो, सोवियत रेड आर्मी, यानी कि रेड आर्मी बोलते थे उस टाइम पे सोवियत आर्मी को, ठीक है, तो वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लिक्ट हुई, यानी कि बहुत ज़्यादा हानि हुई उनको, एंड क्रशिंग, उनको भी दबा दिया गया और ह्यूमिलिएट किया गया, डिफीट ऑन जर्मनी एट स्टालिनग्राद, और फिर उसको क्या कर दिया उन्होंने, स्टालिनग्राद में उसको हरा दिया। यानी कि वो हिटलर की आर्मी है ना, जीतते जीतते रसिया के अंदर एंट्री कर गई। मान लो क्या करते आते थे वो, जिस भी अब जैसे अब युद्ध होते हैं ना, ऐसे नहीं होते थे उस टाइम में सेकंड वर्ल्ड वॉर में। अब तो क्या होता है, वॉर होते हैं कि भाई अपनी लाइन ऑफ कंट्रोल पे खड़े होके, ये हमारी लाइन है, ये उसकी लाइन है ना। लेकिन हिटलर क्या करता था, जहाँ भी जाता था, मान लो ये रसिया में शुरू किया उसने, सोवियत यूनियन में, उसने ये एरिया हरा दिया उसको, तो उस एरिया को ही कब्जे में कर लिया, फिर आगे बढ़ गया। ऐसे बढ़ता बढ़ता वो कहाँ चला गया, स्टालिनग्राद, जो रसिया का कैपिटल सिटी थी, मॉस्को बोलते हैं जिसको, वहाँ पहुँच गया वो। एंड आफ्टर दिस द सोवियत रेड आर्मी हाउंडेड आउट द रिट्रीटिंग जर्मन सोल्जर अंटिल दे रीच द हार्ट ऑफ बर्लिन, और फिर वहाँ पे अंदर घुस गया रसिया के अंदर। तो अब वहाँ स्टालिनग्राड से रशियन जो आर्मी थी, वो अब वहाँ से उनको हाउंडेड ऑफ करती गई, वो उनको खदेड़ती चली गई, हिटलर की आर्मी को उनको मारते मारते चली गई। एंड रिट्रीटिंग जर्मन सोल्जर, और जर्मन के सोल्जर को ना पीछे धकेलती हुई कहाँ तक ले गई, बर्लिन तक ले गई। कहाँ स्टालिनग्राड है और कहाँ देखो बर्लिन है, कहाँ तो बर्लिन है और कहाँ रसिया है, और कहाँ जर्मनी की जो कैपिटल सिटी है बर्लिन। बर्लिन तक उनको पीछे धकेल दिया, खदेड़ दिया उनको बिल्कुल, हिटलर की आर्मी को। एंड इस्टेब्लिशिंग सोवियत हेजेमनी ओवर द इंटायर ईस्टर्न यूरोप फॉर हाफ ए सेंचुरी देयर आफ्टर, और फिर उसके बाद आधे यूरोप के ऊपर है ना, ईस्टर्न यूरोप के ऊपर पूरा का पूरा कब्जा किसका हो गया, सोवियत यूनियन का। क्योंकि सोवियत यूनियन उभर के आगे भाई ये सबसे ज़्यादा पावरफुल है, या तो हिटलर था उस टाइम पे, अब हिटलर को भी इसने हरा दिया सोवियत यूनियन ने। तो सोवियत यूनियन की क्या होगी, हेजेमनी, यानी कि सर्वोच्चता, उसकी पावर वहाँ पे सिद्ध होगी कि भाई अब यूरोप का है ना सबसे बड़ा ताकतवर देश कौन सा है, सोवियत यूनियन। समझ रहे ना, पहले ब्रिटेन था, अब सोवियत यूनियन हो गया। पहले ब्रिटेन था, उसके बाद हिटलर बनने की कोशिश कर रहा था, अब सोवियत यूनियन ने यहाँ पे प्रूव कर दिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कि यही सबसे ज़्यादा पावरफुल कंट्री है यूरोप का, हेजेमनी इस्टेब्लिश कर ली उसने, ठीक है। मीनवाइल वहीं दूसरी ओर यूएसए हैड रेसिस्टेड इन्वॉल्वमेंट इन दी वॉर, वहीं दूसरी तरफ यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका था, वो अभी भी बहुत ज़्यादा रेसिस्टेड था, यानी कि वो युद्ध में इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहा था, वो अभी भी हिचक रहा था उसके अंदर शामिल होने से। वैसे भी यूएसए तो यही सोच रहा था कि मेरा काम क्या है, यूरोप वालों की लड़ाई है, यूएसए तो कहाँ है, नॉर्थ उसमें है, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में है, और ये लड़ाई चल रही है यहाँ पे यूरोप में। तो वो अभी भी रेसिस्टेड था कि भाई क्यों शामिल हो इसमें, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, तो लड़ने दो, मरने दो उनको, ठीक है, वो ये सोच रहा था। लेकिन इट वाज अनविलिंग टू वंस अगेन फेस ऑल द इकोनॉमिक प्रॉब्लम दैट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड कॉज्ड, और वो इसलिए भी अनविलिंग था क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब वो इन्वॉल्व हुआ था, यूएस से हुआ था, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आपने देखा तो उसका कितना बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था, ग्रेट डिप्रेशन आया था वहाँ पे, आर्थिक महामंदी आई थी ना अमेरिका में। तो इसीलिए वो सोच रहा था कि भाई मैं इस युद्ध में शामिल नहीं हूँ क्योंकि मुझे नुकसान हो जाएगा बहुत ज़्यादा। आगे देखो क्या होता है उसको, बट इट कुड नॉट स्टे आउट ऑफ द वॉर फॉर लॉन्ग, लेकिन वो युद्ध से काफ़ी लंबे समय तक दूर नहीं रह सका। क्यों? क्योंकि जापान वाज एक्सपेंडिंग इट्स पावर इन द ईस्ट, क्योंकि जापान अपनी शक्तियों को बढ़ाता आ रहा था ईस्टर्न साइड में, ठीक है। अब जापान देखो कहाँ है, जापान हमारे ईस्टर्न साइड में ना, जापान कहाँ है हमारे मैप में देखना, वर्ल्ड मैप में, जहाँ हमारा हम कौन से कॉन्टिनेंट में आते हैं, एशिया कॉन्टिनेंट में, एशिया कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न साइड में जापान है। अब जापान क्या कर रहा है, ईस्ट की तरफ क्या कर रहा है, अपना प्रभाव बढ़ाता रहा है। अब जापान की ईस्ट में आप देखोगे ना मैप में, ग्लोब में देखोगे तो ईस्टर्न साइड में यूएसए पड़ता है उसके, जापान के। वेस्टर्न साइड में तो हम आते हैं, इंडिया, म्यांमार, चाइना। ईस्टर्न साइड में उसके, वेस्टर्न साइड में इंडिया, म्यांमार, चाइना, रसिया ये आते हैं। ईस्टर्न साइड में जापान के कौन आता है, यूएसए।
तो अब जापान भी उस टाइम पे पावरफुल था, वो भी ताकतवर था, वो भी अपनी ताकत बढ़ाता आ रहा था, और वो किस तरफ बढ़ गया, ईस्टर्न साइड में, ठीक है। इट हैड ऑक्यूपाइड फ्रेंच इंडो चाइना एंड वाज प्लानिंग अटैक ऑन यूएस नेवल बेसिस इन द पैसिफिक। और उसने क्या कर लेता, ऑक्यूपाइड कर लेते इंडो चाइना, यानी कि जो ये वियतनाम वाला जो एरिया है ना, वियतनाम कंबोडिया, ये एरिया कौन सा आता है, इंडो चाइना एरिया बोलते हैं इसको, ठीक है, इंडो चाइना एरिया बोलते हैं इसको। कंट्री अलग अलग है, वियतनाम है, कंबोडिया है, लाओस है, ठीक है। तो वहाँ पे यूएसए का आधिपत्य था, ठीक है। अब उसको कब्जे में किसने ले लिया, जापान ने उसको अपने कब्जे में ले लिया। एंड प्लानिंग अटैक ऑन यूएस नेवल बेसिस इन द पैसिफिक, और उसने यह सोच लिया कि वहाँ पे पैसिफिक महासागर आता है ना, हमारा पैसिफिक ओशन है वहाँ पे, जहाँ पे जापान है, जहाँ पे इंडो चाइना सा वो है ये, और पैसिफिक ओशन के लगता ही क्या है, पैसिफिक ओशन में कौन आता है, यूएसए भी आता है उससे आगे। तो वहाँ पे जो उसका नेवल शिप था ना, यानी कि एक वो था मिलिट्री का, यानी कि नेवी मिलिट्री का, वहाँ पे एक वो था लड़ाकू जहाज था, फ्लीट था, नेवल फ्लीट बोलते हैं इसको, ठीक है। तो उसके ऊपर उसने अटैक कर दिया, ठीक है। एंड व्हेन जापान एक्सटेंडेड इट्स सपोर्ट टू हिटलर एंड बॉम्ब द यूएस बेस एट पर्ल हार्बर, और वहाँ पे जब जापान ने अब एक्सटेंड होता जा रहा था हिटलर के साथ, उनको पता है भाई हिटलर भी हमारे साथ और हम दोनों पावरफुल है, तो वो बढ़ता जा रहा था। तो वहाँ पे पर्ल हार्बर नाम का एक यूएसए का नेवल बेस शिप था। नेवल बेस शिप क्या होता है, वो शिप जिसके अंदर सारे लड़ाकू विमान सब कुछ रहता है ना, मिलिट्री के सब वेपन वगैरह, तो उसके ऊपर अटैक कर दिया, जिसका नाम है पर्ल हार्बर। पर्ल हार्बर नाम की एक बड़ी अच्छी मूवी बनी हुई है हॉलीवुड की, उसमें यही दिखा रखा सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, कि कैसे जापान ने रसिया यूएसए नेवल बेस के ऊपर अटैक किया, उसने अटैक किया। एंड उसके बाद, उस घटना के बाद द यूएस एंटर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसके बाद यूएसए भी द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो गया, क्योंकि यूएसए डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन उसको मजबूरी में करा दिया गया इनके द्वारा, जापान के द्वारा। उन्होंने अटैक कर दिया उसके ऊपर, यूएस की आर्मी के ऊपर। वहाँ पे उनके 300 से ज़्यादा कुछ इनोसेंट उनके सोल्जर मारे गए थे यूएसए के। और आपको पता है यूएसए के अगर सोल्जर को जरा से भी खरोंच आती है ना, तो फिर यूएसए नहीं छोड़ता, फिर यूएसए के लिए तो है ना बहुत बड़ा वो मानते हैं इस चीज़ को, कि अगर उनकी आर्मी को किसी प्रकार की भी कोई भी चोट या हानि पहुंचाएगी तो अब यूएसए खड़ा हो गया। एंड दिस वॉर एंडेड इन मई 1945, और उसके बाद यह है सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 में जाके ख़त्म हुआ विद द हिटलर्स डिफीट, हिटलर की हार के बाद। जब हिटलर को तो किसने हराया, सोवियत यूनियन ने, यानी कि रसिया ने। एंड द यूएसए ड्रॉपिंग ऑफ एटम बॉम्ब ऑन हिरोशिमा इन जापान, और आपको पता है फिर उसके बाद 1945 में ही क्या किया था यूएसए ने, इसके जापान के ऊपर, जापान का जो हिरोशिमा नाम का एक शहर है उसके ऊपर फर्स्ट टाइम एटम बॉम्ब ड्रॉप किए। एटम बॉम्ब अब तक किसी ने, हाइड्रोजन बॉम्ब थे ना जो, वो अब तक किसी ने यूज नहीं किए थे, लेकिन यूएसए ने फर्स्ट टाइम वहाँ पे कर दिए। अब उसके एटम बॉम्ब के ड्रॉपिंग करने के बाद ही वहाँ पे यूएसए की भी क्या होगी भाई, पूरे वर्ल्ड में कोई यूएसए बहुत पावरफुल है, उसकी भी हेजेमनी इस्टेब्लिश होगी। जैसे सोवियत यूनियन ने तो क्या किया, हिटलर को हरा के, और इसने जापान को। एंड फ्रॉम द ब्रीफ अकाउंट ऑफ व्हाट हैपेंड इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वी नाउ रिटर्न टू हेलमथ एंड हिज फादर स्टोरी। अब आपको पता ही है कि इस विश्व युद्ध के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, आपने देखा है क्या क्या किया इन्होंने, तो आपको पता है स्टार्टिंग किससे थी, हेलमथ और हेलमथ के फादर से, जो वो बातें कर रहे थे। अब हम उनकी स्टोरी में आते हैं, जो उसके फादर ने उसको बताई थी क्या क्या हुआ। अ स्टोरी ऑफ नाजी क्रिमिनलिटी ड्यूरिंग द वॉर, यही एक स्टोरी थी नाजियों की, यानी कि नाजी पार्टी की, उन्होंने कैसे क्रिमिनलिटी की थी, यानी कि कैसे अपराध किए थे इस युद्ध के दौरान। द नाजीज वर्ल्ड व्यू, अब नाजियों का वर्ल्ड व्यू पढ़ते हैं। क्यों एक
एक फादर अपने बेटे को या अपनी फैमिली को मरने के लिए क्यों बोल रहा है, क्यों उकसा रहा है वो। अब इसका रीज़न यहाँ पता चलेगा क्या क्या किया था नाजियों ने। वो तो वर्ल्ड वॉर तो हमने पढ़ लिया, वर्ल्ड वॉर में क्या क्या हुआ था। अब नाजियों ने क्या किया था उस टाइम पे वो पढ़ेंगे हम यहाँ पे। द नाजीज वर्ल्ड व्यू, नाजियों का विश्व दृष्टिकोण यानी कि विश्व को लेकर क्या विचार थे उनके। द क्राइम्स दैट नाजीज कमिटेड वर लिंक्ड टू ए सिस्टम ऑफ बिलीफ एंड सेट ऑफ प्रैक्टिसेस। जो क्राइम नाजियों ने किए थे वो लिंक्ड थे किस चीज़ से, टू ए सिस्टम ऑफ बिलीफ, एक विश्वास की उन्होंने एक सिस्टम सेट कर रखा था विश्वास का, और कुछ उनके रीति रिवाज थे, ऐसे प्रैक्टिसेस करते थे वो। उनको क्या क्या थे, नाजी आइडियोलॉजी वाज सिनोनिम्स विद हिटलर्स वर्ल्ड व्यू, और नाजी पार्टी की जो विचारधारा थी वो बिल्कुल ऐसी थी जैसे हिटलर का पॉइंट ऑफ व्यू था, वर्ल्ड व्यू था, यानी कि संसार को लेकर जैसा हिटलर का विचार था। अकॉर्डिंग टू दिस देयर वाज नो इक्वालिटी बिटवीन पीपल, और उसके अनुसार यह था कि यहाँ पे लोगों के अंदर किसी भी प्रकार की इक्वालिटी यानी कि समानता नहीं है, बट ओनली अ रेशियल हायरार्की। यहाँ पे केवल क्या है, नस्ल भेद के आधार का एक सिस्टम बना हुआ, हायरार्की है, यानी कि हायरार्की क्या होते हैं 1 2 3, फर्स्ट सेकंड थर्ड, है ना। फर्स्ट में कौन आएंगे, जो अच्छे हैं, बेटर है ना। तो उसने एक ये हायरार्की सेट कर रखी थी, क्या थी इसमें, इन दिस व्यू ब्लॉन्ड ब्लू आइड नॉर्डिक जर्मन आर्यंस वर एट द टॉप। और उस हायरार्की में क्या था, जो ब्लॉन्ड ब्लू आइड नॉर्डिक जर्मन थे, यानी कि जर्मन के जो लोग थे, मूल जर्मन निवासी थे, वो क्या है, सबसे टॉप पे है। वाइल जूस वर लोकेटेड इन द लोवेस्ट रैंक, और वहीं दूसरी ओर जो जूस है, यहूदी हैं, वो सबसे लोवेस्ट रैंक में है। यहूदी भी थे ना जर्मनी में। तो अब देखो उसने वहाँ पे क्या किया इस हायरार्की को एस्टेब्लिश करने के लिए। दे केम टू बी रिगार्डेड एज ए एंटी रेस, और उनको माना जाता है कि ये क्या है, एंटी रेस है, यानी कि नस्ल विरोधी है। एंड द आर्च एनिमीज ऑफ आर्यंस, और वो आर्यंस के सबसे बड़े दुश्मन है। ठीक है, वो अपने आप को आर्यंस बोलते थे। ठीक है, और हम भी आर्यंस इसीलिए क्योंकि ऐसा माना जाता है, इतिहासकार यही बताते हैं, जो आर्यंस है ना इंडिया में, ये वहाँ से ही है, यानी कि मिडल जो सेंट्रल एशिया वो है ना यूरोप, सेंट्रल यूरोप, वहाँ से निकल के आए। सेंट्रल मिड में ना जो एशिया और यूरोप के बीच में, तो कुछ तो इधर हो गए एशिया की तरफ जैसे इंडिया में, और कुछ वहाँ चले गए यूरोप में, जहाँ जिनको ये हिटलर बोल रहा है कि हम आर्यंस हैं। ठीक है, एंड ऑल अदर कलर्ड पीपल वर प्लेस इन बिटवीन डिपेंडिंग अपॉन देयर एक्सटर्नल फीचर्स, और जितने भी अन्य कलर्ड पीपल है यानी कि उनसे अलग है, ठीक है ना, उनसे अलग पीपल है, वो क्या है, उनके एक्सटर्नल फीचर वो दिखने में भी अलग है। जैसे जर्मन वाले जो जर्मन के मूल निवासी उनसे अलग है ना। नीली आंखों वाले अंग्रेज, सफ़ेद अंग्रेज लोग, वो तो आर्यन है, बाकी उनसे थोड़े से भी अलग दिखते थे ना चेहरे से भी, तो वो उनको कह रहा था कि ये अलग है भाई। ठीक है, तो उसने कहने का मतलब यहाँ पे नस्ल भेद कर दिया हिटलर ने। एंड हिटलर रेसिज्म बोरोड फ्रॉम द थिंकर लाइक चार्ल्स डार्विन, हर्बर्ट स्पेंसर, और हिटलर इस प्रकार के जो ये नस्ल भेद है ना, ये बड़े बड़े जो विद्वान थे जैसे चार्ल्स डार्विन, हर्बर्ट स्पेंसर, उनकी थ्योरी लेके आता था। डार्विन वाज ए नेचुरल साइंटिस्ट। डार्विन कौन था, एक नेचुरल साइंटिस्ट था, हु ट्राइड टू एक्सप्लेन द क्रिएशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। उसको यही बताया डार्विन की थ्योरी में, ये तो है कि भाई जो इवोल्यूशन है और नेचुरल सिलेक्शन की प्रोसेस से ही हुआ है ना, विकास कैसे हुआ, नेचुरल सिलेक्शन से हुआ है। हर्बर्ट स्पेंसर लेटर एडेड आइडिया ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, और हर्बर्ट ने बाद में एक आइडिया और पेश कर दिया कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। फिटेस्ट का मतलब क्या है, जो संसार में फिट रहेगा, यानी कि जो संसार में ताकतवर है ना वही जीवित रहेगा, उसने ये आइडिया दे दिया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस आइडिया ओनली दो स्पीसीज सर्वाइव्ड ऑन द अर्थ वुड अडेप्ट देमसेल्फ टू द चेंजिंग क्लाइमेटिक कंडीशन। और इसमें उन्होंने तो एक्चुअल में यही बोला था कि संसार में वही लोग सर्वाइव कर सकते हैं जो कि संसार के अंदर जो क्लाइमेटिक चेंज आ रहे हैं, यानी कि जलवायु परिवर्तन आ रहे हैं, उनको वो अडेप्ट कर ले, यानी कि अभ्यस्त हो जाए, अपने अंदर ढाल ले।
We should bear in the mind that Darwin never advocated human intervention in what thought was purely natural process of selection. हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पे डार्विन ने ये बोला था कि इस प्रोसेस के अंदर नेचुरल प्रोसेस होनी चाहिए, नेचुरल ग्रोथ होनी चाहिए, इसके अंदर किसी भी ह्यूमन बीइंग का इंटरवेंशन यानी कि मानव की दखलंदाजी नहीं कर रहा था। लेकिन हिटलर क्या कर रहा था, यहाँ पे मानव की दखलंदाजी कर रहा था, है ना। However, his ideas were used by the racist thinkers and politicians to justify imperial rule over the conquered people. लेकिन उसके इस रूल को यानी कि उसके नियम का यूज किया जा रहा था नाजियों के द्वारा कि भाई हम जिस देश को भी कॉन्कर कर रहे थे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना नेचुरल रेसिस्ट प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, यानी कि अपने जैसे लोग पैदा करेंगे यहाँ पे। उनकी थ्योरी यही थी कि शुद्ध आर्यन पैदा करेंगे। द नाजी आर्ग्यूमेंट वाज सिंपल एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट रेस वुड सर्वाइव एंड वीक वंस वुड पेरिश। उनकी आर्ग्यूमेंट यही थी, सिंपल थी कि भाई जो मजबूत जो रेस है यानी कि मजबूत जाति है वो जिएगी और जो कमज़ोर है वो मर जाएंगे। द आर्यन रेस वाज द फाइनेस्ट, और आर्यन सबसे अच्छे श्रेष्ठ है। इट हैड टू रिटेन इट्स प्योरिटी, बिकेम स्ट्रोंगर एंड डोमिनेट द वर्ल्ड। और इसके पास क्या है, प्योरिटी है और उसके पास ताकत है जिससे कि वो संसार को क्या कर सके, डोमिनेट यानी कि अपने नियंत्रण में ले सके। द अदर एस्पेक्ट ऑफ हिटलर्स आइडियोलॉजी रिलेटेड टू द जियो पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ लेबंस सेरेनम और लिविंग स्पेसिस। दूसरी जियो पॉलिटिकल क्या थी थ्योरीज की, लिविंग प्लेस से कि जहाँ पे वो रहते हैं। ही बिलीव दैट न्यू टेरिटरीज हैड टू बी एक्वायर्ड फॉर सेटलमेंट। उसका विचार यही था कि नए क्षेत्रों को काबू करना और वहाँ पे सेटल हो जाना, वहाँ पे अपने लोगों को स्थापित कर देना। दिस वुड चेंज द ईरा ऑफ द मदर कंट्री वाइल इनेबलिंग द सेटलर ऑफ न्यू लैंड टू रिटेन एन इनमेंट लिंक विद द प्लेस ऑफ देयर ओरिजिन। इससे ये हुआ कि एक नया ईरा स्टार्ट होगा मदर कंट्री का, यानी कि जो उनकी मदर कंट्री किसी दूसरे देश को बनाएंगे अपना कंट्री, बाकी अपने जो ओरिजिन है ना वो वहाँ पे सेट रखेंगे, ठीक है। एंड इट वुड ऑल्सो इनहेंस द मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द पावर ऑफ द जर्मन नेशन। और इससे क्या होगा, जर्मन राष्ट्र की क्या होगी, पावर बढ़ेगी। हिटलर इंटेंडेड द एक्सटेंड द जर्मन बाउंड्री बाय मूविंग ईस्टवर्ड एंड कॉन्सेंट्रेट ऑल जर्मन जियो पॉलिटिकल इन वन प्लेस। पोलैंड बिकेम द लेबोरेटरी फॉर इट्स एक्सपेरिमेंटेशन। और इस प्रकार हिटलर ने क्या कर दिया तो भाई ईस्टर्न साइड में जाके अपनी पावर को बढ़ाए। और इस पावर को बढ़ाने के लिए इसका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट कहाँ से स्टार्ट हुआ, पोलैंड से, जहाँ से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बिगनिंग यानी कि शुरुआत मानी जाती है, ठीक है। आज यहीं तक पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेशियल स्टेट। रेशियल स्टेट की इस्टेब्लिशमेंट कैसे की हिटलर ने,